नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, हम उन्हें हिंदी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये कुछ टॉपिक हैं। बेलम, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेलम। ब्राज़ील में जो सम्मेलन हुआ, वो आईआईटी हैदराबाद ने एक ऐप डेवलप किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैजुअलिटी ऑफ वेस्ट एशिया वॉर, क्या-क्या नुकसान उस वेस्ट एशिया वॉर से इन्वायरमेंटल को झेलना पड़ रहा है, पर्यावरण को, वो सब। नेबरहुड डिप्लोमेसी, अभी जो युद्ध वगैरह चल रहा है उसमें भारत की क्या रणनीति है, वो सब। पोल बगल्स, है ना, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एसआईआर के बारे में जो अभी चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट जो अपडेट हो रही है उसके बारे में। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करते हैं डिस्कस ये बेलम एज ए टेस्ट ऑफ ए न्यू मॉडल ऑफ फॉरेस्ट फाइनेंस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। नई फाइनेंस व्यवस्था टीएफएफ ब्राज़ील द्वारा शुरू किया गया एक मॉडल है जिसमें जंगलों को बचाने के लिए के साथ उन्हें खड़ा रहने पर देशों को भुगतान किया जाएगा। जितने भी अभी जंगल जो है वो विकास के उद्देश्य से ही कट रहे हैं, लेकिन उनको बचाने में जो लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे उन्हें भुगतान किया जाएगा, उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। ये उस बारे में है ना। दान नहीं, निवेश आधारित ये मॉडल होगा। नवंबर 2025 में हुआ था ये, ब्राज़ील के बेलम में शहर में एक बड़ा जलवायु सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसमें था ये, जिसमें दुनिया का ध्यान एक अहम सच्चाई पर गया कि जंगलों को बचाने के लिए बड़े बड़े वादे की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़मीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा, उन वादों को लागू करना होगा। असली बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, ये सम्मेलन था इस बारे में, जंगलों की रक्षा के लिए। ये दान नहीं, निवेश आधारित मॉडल होगा। ये क्या है? टीएफएफ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इसका उद्देश्य क्या था कि उन देशों को पैसा देना जो जंगलों को कटने से बचाते हैं। ठीक है, उन देशों को पैसा देना। सिर्फ ये दान नहीं बल्कि निवेश होगा, आप इसमें रिटर्न भी पा सकते हैं, लाभ भी कमाया जा सकता है निवेश करके। तीसरा पॉइंट है आदिवासी की क्या भागीदारी रहेगी इसमें। कम से कम 20% फंड जो है इंडिजीनियस व लोकल कम्युनिटीज़ के लिए हैं, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में उनकी सीमित भूमिका है। अच्छा, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, सबसे बड़ा जो रोल होता है जंगलों को बचाने में उन्हीं का होता है, क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ वो जंगल है जिन्हें हम विकास कार्य के लिए काट रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनका घर है, उनका सब कुछ है जंगल। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है जंगलों को बचाने में। तो 20% फंड जो है उनके नाम किया गया, लेकिन जो अंतिम निर्णय प्रक्रिया होगी उनमें उनकी भागीदारी निश्चित नहीं की गई है बराबर, है ना। उनमें उनका वोट जो है उनका वो बहुत कम रखा गया है। 400 से ज़्यादा समुदाय नेताओं ने इस योजना को बनाने में हिस्सा लिया, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया इस बारे में, है ना। मुख्य आलोचना क्या है? कॉलोनियल मॉडल होने का आरोप है। असली कारण क्या क्या है? माइनिंग, एग्री बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम ये माइनिंग करते हैं, ये जंगलों का कटाव होता है, लेकिन ये सब कार्य जो हैं बाधित हो जाएंगे। अगर आप पूरी तरह जंगलों को बचाना ही चाहते हैं तो ये सारे कार्य फिर हो नहीं पाएंगे, है ना। ये योजना औपनिवेशिक सोच जैसी है, इससे असली लोगों को नहीं बल्कि बीच के लोगों को लाभ हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। जो फंड है वो कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए, और जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उन तक ये फंड नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा आलोचकों का कहना है। भुगतान जो है वो काफ़ी कम किया गया है, $4 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया गया। पावर एंड लैंड राइट्स का मुद्दा, जंगल संरक्षण तभी सफल होगा जब भूमि अधिकार सुरक्षित हो और स्थानीय समुदाय को वास्तविक शक्ति मिले।
जो वहाँ के लोकल्स हों उनके पास राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपनी भूमि की रक्षा कर सकें, है ना। ये मॉडल तभी सक्सेस हो पाएगा जब आप वहाँ के लोकल्स कम्युनिटी को प्रॉपर राइट दोगे। मुख्य चुनौती क्या-क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अंतिम रूप से इसमें? फंड का सीधा लाभ समुदायों तक पहुँचना, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, प्रॉब्लम भी यही है कि आपने कम्युनिटीज़ को देने के लिए पैसे तो निकाल लिए हैं, लेकिन क्या ये उन तक पहुँच पाएँगे? सीधा लाभ उन समुदाय को हो भी पाएगा या नहीं? संरक्षण के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सब इसकी चुनौती हैं। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था, हम आगे देख लेते हैं। IIT हैदराबाद ऐप टर्न्स इम्पेयर्ड स्पीच इनटू क्लियर स्पीच इन नियर रियल टाइम। ऐसे कुछ लोग हैं जो सही से बोल नहीं पाते हैं या तुतलाना बोलते हैं जिसको, क्लियर वॉइस नहीं आती जिनकी, तो IIT हैदराबाद ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो उनके जो लिप्स का मूवमेंट है उसको कैच करेंगे, गले की कुछ ध्वनि ऐसा कुछ है उसको कैच करके और उनकी करेक्ट वॉइस बना देंगे। ये जो पूरी न्यूज़ है इसी बारे में है ना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के प्रोफेसर विनीत गांधी और उनकी टीम ने एक ऐप बनाया जो बोलने में परेशानी से जुड़ रहे लोगों की आवाज़ को साफ और समझने योग्य बनाता है ना। हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विकसित AI ऐप तुतलियाँ स्पष्ट आवाज़ को रियल टाइम में साफ आवाज़ में बदल देता है। लक्षित लाभार्थी कौन है? ये वो जो भी है डायसार्थिया से पीड़ित व्यक्ति को संचार में मदद, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बोलने का जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम सब जानते हैं इस बात को। अगर कोई बोलने में तुतला रहा है, क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, तो निश्चित है कि उसे बहुत जगह पर उसे अवसरों की कमी होगी, है ना। तो ये जो ऐप है उसमें बहुत सहायता करेगा उनकी, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जीवन गुणवत्ता सुधरती है, ठीक है। प्रणाली क्या रहेगी? स्पीच टू क्लियर वॉइस कन्वर्जेशन और लिप मूवमेंट एंड थ्रोट वाइब्रेशन से स्पीच जनरेट कर देता है। टूटी फूटी आवाज़ है जिसकी, उसको कुछ मिली सेकेंड में साफ आवाज़ में चेंज कर देता है। जिन लोगों को बोलने में दिक्कत होती है उनके लिए सामान्य बातचीत भी मुश्किल हो जाती है, हम देखते हैं कई बार, लेकिन ये तकनीक उन्हें फिर से अपनी बात आसानी से कहने में मदद करेगी। इंक्लूसिव AI पर फोकस, भारतीय ये जो मॉडल है अभी इंग्लिश में ही है, तो इसे हिंदी में और अन्य भाषाओं में लाने का प्रयास भी जारी है ताकि गैर अंग्रेजी बोलने वाले भी इसका लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका क्या महत्व है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल हेल्थ केयर विजन के अनुरूप AI आधारित असिस्टिव टेक्नोलॉजी का विकास, ठीक है। मान्यता क्या है कि इस शोध के लिए विनीत गांधी को 2026 में ANRF अवार्ड प्राप्त किया गया। AI के कुछ उपयोग हैं, बहुत उपयोग है हेल्थ सेक्टर में। तो टेलीमेडिसिन मतलब दूर से इलाज करना, जल्दी बीमारी का पता लग जाता है AI की मदद से, मोबाइल से जांच हो जाती है, जैसे बच्चों का वजन मापना, बोलने की क्षमता वापस दिलाने वाली तकनीक, है ना। ये सब AI का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ सेक्टर में। अब बड़ी चुनौती क्या है कि भारत में शोर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सड़क पर, इसलिए ऐप को ट्रेन करने के लिए विभिन्न शोर वाले डेटा को ही लिया गया है। तो ऐसे में समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जो है वो, उसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। इस न्यूज़ में भी इतना ही था। ये है इन्वायरमेंट येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर। ये जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है उसका क्या क्या नुकसान हमारे जलवायु परिवर्तन को उठाना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट को उठाना पड़ रहा है, ये डिस्कस करेंगे हम इसमें। युद्ध से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। अभी जो ये जेट ईंधन जो होता है, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, इन सब में कितना प्रदूषण होता है ना, तो कार्बन उत्सर्जन भी हो ही रहा है।
गाजा युद्ध से लगभग 33 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुआ, जो लाखों कारों के बराबर है ना? सैन्य गतिविधियों का पर्यावरण पर असर। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के विमान और जहाज भारी मात्रा में ईंधन जलाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। पहला क्या है, CO2 उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब उत्सर्जित हो रही है, इनका उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। ऊर्जा संरचनाओं पर हमले। अभी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में जो तेल रिफाइनरी और टैंकरों को ये हमला करने के लिए टारगेट बना रहे हैं, तो अगर उनमें आग लग रही है तो जहरीले जो रसायन हैं वो फैल रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है उससे भी पर्यावरण को। हवा और पानी का प्रदूषण भी हो रहा है। युद्ध के कारण जहरीला धुआं रसायन फैलकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं ना। ये सब जो नुकसान है हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बदलाव की संभावना। अभी तेल की जो कमी और कीमतें बढ़ने से स्वच्छ ऊर्जा और डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में प्रयास तेजी की जो अभी दुनिया है वो सोलर एनर्जी की तरफ मूव करने वाली, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, है ना। तेल और गैस पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम की जाएगी, ये एक अच्छा पॉइंट है इसका। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। हम अगले डिस्कस कर लेते हैं, नेबरहुड डिप्लोमेसी एंड इट्स वेस्ट एशिया चैलेंजेस। अभी भारत की जो है क्या रणनीति है हमारे नेबर्स में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर देख लेते हैं हम। इस न्यूज़ में क्या बोला गया है। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध और उसके भारत तथा दक्षिण एशिया पर प्रभाव को समझाता है। ये पूरा लेख जो है उस पर डिपेंड है। हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को युद्ध चालू हुआ और 4 मार्च को ईरान ने IRIS देना जो उनका युद्धपोत था उसे डुबो दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, युद्ध अब दक्षिण एशिया को भी प्रभावित, साउथ एशिया को भी प्रभावित कर रहा है ना। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है कि खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल और गैस की कमी हो रही है, व्यापार और यात्रा प्रभावित हो रही है, उर्वरक की सप्लाई भी हम देख रहे हैं कि उन पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम एशिया में रहने वालों की जो लोगों की सुरक्षा है वो भी खतरे में आ गई है। करीब 2.5 करोड़ दक्षिण एशियाई लोग जो है इससे प्रभावित है, जिसमें 1 करोड़ भारतीय शामिल हैं। ठीक है, भारत की प्रतिक्रिया की चर्चा हो रही है कि भारत ने जो रिएक्शन है वो काफ़ी लेट आया। वहाँ के खामनेई की मौत हुई, ईरान के जो वरिष्ठ नेता थे उनकी मौत पर भी जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इमीडिएटली रिप्लाई दिया तब शोक जताया, लेकिन भारत ने 5 दिन बाद प्रतिक्रिया दी। अब ईरान के हमलों की आलोचना की भारत ने, लेकिन इजराइल और अमेरिका के कार्रवाई पर चुप्पी ही रखी। तो इससे लगता है कि भारत का जो रवैया है वो कुछ संतुलित नहीं है। संतुलन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी इंडिया के लिए। हमारी जो नीति रही है, हम सभी देशों से अच्छे संबंध रखते हैं, किसी एक का पक्ष हमने खुलकर कभी नहीं लिया है। तो इस वजह से हम पश्चिम एशिया में सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। तो हमें यही रणनीति अभी भी अपनानी चाहिए और हमें भी हमारे पड़ोसी देशों से उनकी ज़रूरत पड़ सकती है और हमारे पड़ोसी देशों को भी हमारी ज़रूरत है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों ने भारत से ईंधन मदद मांगी। नेपाल और भूटान को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो भारत को ये सब तैयारी जो है पहले से कर लेनी चाहिए ताकि कोविड-19 जैसी जो स्थिति है वो दोबारा पैदा नहीं हो। 2019 के बाद दक्षिण एशिया में बहुत संकट आए, जैसे कि कोविड-19, भारत चीन तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, बेरोजगारी और युवा असंतोष। कई देशों में तो सरकारें बदल गई और युवा आंदोलन बढ़े। समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। भारत को जो अपना क्वाड है समुद्री संगठन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये सब को मजबूत करना चाहिए। और हम अंत में ये है कि एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए, पड़ोसी देशों की मदद करनी चाहिए, हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसे भी मजबूत करना चाहिए। ठीक है, यही है इस न्यूज़ में भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑन द SIR अपार्ट ECI डज वेल द लिमिट ऑफ इलेक्शंस। अभी ये क्या चल रहा है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चल रहा है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि अभी अप्रैल में होने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है अभी, इससे कम से कम एक राज्य के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो कम चरणों में होंगे, खासकर वेस्ट बंगाल में। पहले 8 चरणों में होते थे, है ना, अब ये 2 चरणों में होंगे ताकि लोगों को परेशानी कम हो। लंबे चुनाव के दौरान जो माहौल है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, सांप्रदायिक बातें बढ़ जाती है, व्यक्तिगत आरोप भी बढ़ जाते हैं। तो ECI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ ECI ने ये डिसीजन लिया है कि जो चुनाव है वो 2 चरणों में ही कराए जाएंगे। अब जो ये SIR लिस्ट इन्होंने प्रिपेयर की है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया है, उसमें बहुत सारी समस्याएं जो हैं देखने को मिल रही हैं। क्या हुआ है कि कई राज्यों में तो महिलाओं का अनुपात ही कम हो गया है ना, बहुत ज़्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। इसका असर क्या है, जो प्रवासी मजदूर हैं और जो महिलाएं जो शादी करके आई हैं उन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना। वेस्ट बंगाल में तो लगभग 60 लाख लोगों की वोट देने की पात्रता अभी भी जांच के अधीन चल रही है। और इस आर्टिकल में कुछ राजनीतिक स्थिति के भी बारे में भी बताया है राज्यों की। तमिलनाडु में क्या चल रहा है, केरल, आसाम, पुडुचेरी, ये सब क्या क्या गठबंधन काम कर रहे हैं, वहाँ कौन कौन सी पार्टी चल रही है, इस बारे में है। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। और इसकी जो PDF है आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।